हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए जादुई पेड़ का जादुई मेकअप किट। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। रीमा अपने माता पिता के एक लौती लड़की थी। उसने अपना कॉलेज खत्म कर दिया था। वो एक ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। रीमा दिखने में कुछ खास नहीं थी। उसका रंग काला और बाल कर्ली थे। वो बड़ी ही नेक स्वभाव की थी। एक दिन अचानक उसके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसकी वजह से सारे घर की जिम्मेदारी रीमा पर आ गई। बेटी रीमा, तुम्हारे पापा हमें छोड़ के चले गए। अब हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता है, क्या करे? रीमा की माँ रीमा से बात करती है। कुछ दिनों में रीमा की माँ की तबीयत भी खराब हो जाती है। जो कुछ भी सेविंग घर में जमा थी, वो दवा और घर खर्च में खत्म हो जाते हैं। तभी रीमा कहती है, माँ, तुम कह रही थी ना कि घर कैसे चलेगा, मैं चलाऊंगी घर। पर रीमा, कैसे करूँगी बेटा तुम ये सब? माँ, अभी मैं सोच ही रही थी कि शादियों का सीजन शुरू होने वाला है ना, क्यों ना मैं एक पार्लर खोल लूं। मेरा तो काफी अच्छा कोर्स हो गया है, जिससे हम अच्छी कमाई कर पाएंगे। हाँ बेटी रीमा, विचार अच्छा है, मगर पार्लर खोलने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना। पर घर में एक पैसा भी नहीं है, कैसे करेंगे ये सब? तभी रीमा सोच में पड़ जाती है और हिसाब लगाने लगती है कि कितना खर्च आएगा। फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, पार्लर खोलने में कम से कम मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत होगी। अरे बाप रे! रीमा की माँ परेशान हो जाती है और सोच कर ये कहती है, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे बेटी? तभी रीमा को याद आता है कि उसके पिता ने उसके नाम पर एक एफडी खोल रखी थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें याद है पापा ने मेरे नाम पर एक एफडी खोली थी? हाँ, उन्होंने कहा था जब भी रीमा को पैसों की जरूरत हो निकाल लेंगी। तो बस फिर काम हो गया माँ। रीमा बैंक से पैसे ले आती है और एक बहुत ही अच्छी जगह पार्लर का शॉप खोल देती है। उसके पास गांव के बहुत से लोग आना शुरू हो जाते हैं। उसका घर जैसे तैसे चलना शुरू हो जाता है। एक दिन रीमा अपनी माँ से कहती है, माँ, अपना घर तो जैसे तैसे चलना शुरू हो गया है, पर मुझे ये डर है कि मैं जैसे सोच रही हूँ, अगर वैसे ना हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। शादियों के सीजन में मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आना चाहिए। सारा मेकअप का सामान खराब हो जाएगा और हम फिर से भूखे मरेंगे। तभी दोनों माँ बेटी बहुत परेशान होती है। कुछ दिन बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाता है। रीमा बड़ी उत्साह से पार्लर पर जाती है, मगर उसके पास दुल्हन का मेकअप करने कोई नहीं आता। एक रोज रीमा के पड़ोस में शादी होती है। रीमा उनसे कहती है, आप फिक्र न करें आंटी जी, मैं अंजू का मेकअप करूंगी। उसे ऐसा सजाऊंगी कि लोग उसे ही देखते रह जाए। तभी अंजू की माँ रीमा से कहती है, देखो रीमा, तुम अंजू की ना बचपन की सहेली हो, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर तुम अंजू का नहीं मेकअप करोगी और उसे सजाओगी भी नहीं। बस। आंटी, क्यों आंटी? तुमने कभी खुद को देखा है कितनी काली हो? तुम खुद को गोरा नहीं कर सकती और मेरी बेटी को क्या खूबसूरत बनाऊंगी। इसलिए तो गांव के लोग तुम्हारे पास नहीं आते हैं मेकअप करने। मेरी बेटी पहले से ही इतनी खूबसूरत है और वैसे भी अभी 4 दिन बाकी है उसकी शादी के लिए। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। रीमा को बहुत बुरा लगता है और रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ सोई हुई होती है, तो वो जंगल की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है
तभी उसे आवाज आती है। कौन है? कौन रो रहा है? रीमा यहाँ वहाँ देखने लगती है, कोई नहीं दिखाई देता। फिर से उसे आवाज आती है। कौन कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? तभी रीमा डर जाती है और कहती है, कौन कौन है? सामने हो मेरे। मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। तुम मुझे ऊपर देखो। रीमा जैसे ही ऊपर देखती है, वो कहती है, अरे तुम तो एक पेड़ हो, तुम कैसे बोल रहे हो? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम बताओ, तुम क्यों रो रही हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है और माँ भी बीमार रहती है। मैंने एक पार्लर खोला है पर मेरे पास कोई भी कस्टमर नहीं आते। वो कहते हैं कि तुम काली हो, बदसूरत हो, इसलिए मैं यहाँ आ गई। रीमा उस पेड़ को अपनी सारी कहानी बताती है कि किस तरह लोग उसके पास मेकअप करने के लिए नहीं आते हैं। तो मेरा काम करोगी? तभी रीमा कहती है। जी कहिए। पेड़ रीमा से कहता है, मेरे जड़ें कमजोर हो रही है, क्या तू इसमें पानी डालोगी? वो सामने नदी है। हाँ मैं डालती हूँ। रीमा नदी से पानी लाकर उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। वो पेड़ और खूबसूरत हो जाता है। पेड़ रीमा से कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा प्यारी लड़की, तुमने मेरी मदद की। अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कैसे मदद कैसे करोगी तुम? रीमा पेड़ से कह ही रही थी, तभी पेड़ से एक रोशनी आती है जिससे रीमा बहुत ही खूबसूरत बन जाती है और एक मेकअप किट होता है जो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। फिर पेड़ रीमा से कहता है, ये देखो, ये एक जादुई मेकअप किट है। जैसे ही तुम इस मेकअप किट से मेकअप करोगी, इसके जादू से वह खूबसूरत लगेगी। रीमा पेड़ का धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। अपने घर जाकर आईने में खुद को देखती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। वह मेकअप किट अपने पार्लर में ले जाती है। उसे देख वहाँ एक दुल्हन अपना मेकअप करने आती है। रीमा जैसे ही उसका मेकअप करती है, वह लड़की बहुत ही सुंदर दुल्हन दिखने लगती है। ऐसा देख गांव के सभी लोग रीमा के पास मेकअप करने के लिए आते हैं और रीमा उन सबका मेकअप करती है। अंजू की माँ भी उसे देखती है, तब अंजू की माँ भी अंजू को उसी के पास लेकर आती है और रीमा से माफी मांगती है और रीमा उसका खुशी खुशी मेकअप करती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए जादुई कंगन की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है मीनाक्षी की, जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वो अपने चाचा चाची के यहाँ रहा करती थी। मीनाक्षी के माता पिता बहुत अमीर थे, इसलिए सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जिम्मेदारी उसके चाचा चाची ले लेते हैं। उसके चाची की एक लड़की थी जिसका नाम हेमा था, जो इतनी खूबसूरत तो नहीं थी जितनी मीनाक्षी थी। मीनाक्षी की चाची उससे जलन की वजह से स्कूल भी नहीं जाने देती और घर के सारे काम करवाती। मीनाक्षी भी खुशी खुशी घर के सारे काम करती। एक दिन, मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी, सुनो घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम बाहर मत आना, अंदर किचन से ही सब कुछ तैयार करके हेमा के हाथों भेज देना। जी चाची जी, मैं बाहर नहीं आऊंगी, हेमा के हाथों ही भिजवा दूंगी। मीनाक्षी प्यारी सी आवाज में चाची से बात करती है और मीनाक्षी अंदर चली जाती है। सारा खाना मीनाक्षी बनाती है। शाम को घर पर मेहमान आते हैं। चाची हेमा से कहती है, हेमा, जाओ तैयार हो जाओ जल्दी, मेहमान आ चुके हैं। हाँ माँ, मैं अभी गई और अभी आई। चाची हेमा के हाथों
खाना मंगवाती है और मेहमान खाने की काफी तारीफ करते हैं। ये सब सुनकर चाची कहती है, ये सब कुछ मेरी एकलौती बेटी हेमा ने बनाया है। ये सब बातें मीनाक्षी किचन से सुन रही थी। वो बहुत दुखी होती है। मीनाक्षी कहती है, चाची, आप झूठ क्यों बोल रही थी? ये सब खाना तो मैंने बनाया है ना। झूठ बोलना तो बुरी बात है ना। मेरी माँ ने मुझे बताया था। फिर चाची, आप झूठ क्यों बोल रही थी? चाची वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। कुछ देर बाद मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और चाची फिर मीनाक्षी को बुलाती है। मीनाक्षी, अरे ओ मीनाक्षी, कहाँ गई? जी चाची, क्या हुआ? अरे वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था, सबको पसंद आया। शुक्रिया चाची, पर आपने मेहमानों से झूठ क्यों बोला कि ये खाना हेमा ने बनाया है? ये खाना तो मैंने बनाया था ना। मीनाक्षी की बातें सुन चाची बहुत गुस्से में आ जाती है और वो मीनाक्षी को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने तेरी तारीफ क्या कर दी? तू सर पर बैठ गई, मुझसे जुबान चलाएगी, मुझे झूठा बोलेंगी। अभी तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ। मीनाक्षी की चाची उसे कमरे में बंद कर देती है और कहती है, 2 दिन कमरे में भूखी प्यासी रहेंगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। ऐसा कहकर चाची वहां से चली जाती है। मीनाक्षी कमरे में रोती हुई सो जाती है। जब मीनाक्षी के चाचा उसकी चाची से मीनाक्षी का पूछते हैं तो उसकी चाची कुछ भी बहाना बता देती है। 2 दिन हो जाते हैं। मीनाक्षी भूख से परेशान होती है और रोते हुए अपनी माँ की तस्वीर से कहती है, माँ, चाची मुझे बहुत सताती है। मैं कभी किसी से नहीं कहती, चाचा जी से भी नहीं। मैं घर का सारा काम करती हूँ। आप तो जानते हैं ना मुझे पढ़ने का कितना शौक है। पर चाची ने चाचा जी से झूठ कहा कि मुझे स्कूल नहीं पढ़ना है और मुझसे घर का सारा काम करवाती है। और उन्होंने 2 दिन से मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद कर रखा है। मैं क्या करूँ माँ? मुझे बहुत भूख लग रही है। मीनाक्षी रो ही रही होती है। तभी उसकी माँ उस तस्वीर से बाहर आती है और कहती है, मीनाक्षी, मेरी प्यारी बेटी, तुम मत रो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है कि किस तरह तुम्हारी चाची ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया है। मीनाक्षी, ये लो, ये एक जादुई कंगन है जो तुम्हारी सहायता भी करेगा और इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। मीनाक्षी वो जादुई कंगन पहन लेती है और खाना खाने की इच्छा बताती है तो वहाँ बहुत सारे खाने आ जाते हैं। मीनाक्षी उसे खा लेती है। कुछ समय बाद चाची दरवाजा खोलती है। चियोरी, अब आई तेरी अकल ठिकाने। 2 दिन भूखी रही तो अब चल किचन में, कल का खाना रखा हुआ है, खा ले और काम पर लग जा। जी चाची। मीनाक्षी खाना तो नहीं खाती पर घर का सारा काम करने लग जाती है। तभी उसके चाचा उससे पूछते हैं, क्या बात है मीनाक्षी बेटा, तुम 2 दिन से मुझसे मिली ही नहीं, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? चाचा की बातें सुनकर मीनाक्षी में थोड़ा हौसला आ जाता है और वो चाचा से बताती है, चाचा, मुझे चाची ने 2 दिन से कमरे में भूखा प्यासा बंद कर रखा था। मीनाक्षी अपने चाचा को सब बातें बताती है। जैसे ही चाचा मीनाक्षी की बातें सुनते हैं तो चाची को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी चाची चाचा से माफी मांगती है। मीनाक्षी और चाचा जी चाची को माफ कर देते हैं। कुछ दिन बाद चाची मीनाक्षी से बदला लेने के लिए मीनाक्षी की शादी एक बहुत गरीब लड़के से कर देती है। मीनाक्षी उसके पति के साथ चली जाती है। उसका पति गरीब होता है तो मीनाक्षी अपना जादुई कंगन पहनकर इच्छा करती है, ए जादुई कंगन, मेरी इच्छा पूरी कर दो। मेरे पति का एक बिजनेस हो, गाड़ी हो और हम अमीर हो जाए। तभी मीनाक्षी की सारी इच्छा पूरी हो जाती है। उसका पति एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। वो अमीर भी हो जाते हैं। मीनाक्षी अपने घर में
2 नौकरानी भी रखती है और अपनी पढ़ाई पूरी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक समय की बात है, सुशीला अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। गरीबी से वो अपने दोनों बेटों को पालती, जिसकी वजह से वो एक कंजूस और लालची औरत बन जाती है। उसके दोनों बेटे बहुत ही होशियार हैं। एक बड़ा अफसर बन जाता है और दूसरा कॉलेज जाता है। तभी सुशीला के घर उसकी सहेली आती है। अरे सुशीला, मुबारक हो, तेरा बड़ा बेटा रमेश एक बड़ी जगह काम मिल गया है ना। हाँ न रमा, देख मेरी तपस्या रंग लाई। दोनों की बातें ही बातों में रमा कहती है, सुशीला, तुझे नहीं लगता कि रमेश के हाथ पीले हो जाना चाहिए? हाँ न रमा, क्यों नहीं, पर मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो गोरी हो, अमीर हो, हाँ खूब सारा पैसा साथ लाए। हाँ हाँ सुशीला, मेरी नजर में है एक ऐसी लड़की। तू कहे तो बात चलाओ, उन्हें भी नौकरी वाला लड़का चाहिए। ठीक है रमा, तू बात चला कर तो देख। दूसरे दिन रमा, सुशीला और रमेश उस लड़की के घर जाते हैं उसे देखने। वहाँ उन्हें वो लड़की पसंद आ जाती है। तभी शादी की बात चल पड़ती है। बिना लड़की के बारे में जाने सुशीला उनकी धन दौलत देख ही और लड़की के रंग रूप देख शादी कर लेती है। शादी के दूसरे ही दिन सुशीला अपनी बहू सीमा से कहती है, बहू, ओ बहू, उठी या नहीं? मुझे चाय बना लाओ। मैं और चाय? मुझे चाय नहीं बनाना आती, मुझे कुछ काम नहीं आता है। तभी सुशीला हैरत में पड़ जाती है और मन ही मन में कहती है, रमा ने मुझे कहा था कि वो लड़की बहुत ही गुनी है, सभी काम झटपट कर लेती है। अब घर के काम कौन करेगा? मैं करूंगी घर के काम, तुम ही बताओ अब। क्या मतलब घर के काम कौन करेगा? काम वाली रखो, मैं यहाँ काम करने थोड़ी आई हूँ। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। सुशीला अपने घर एक काम वाली लगा देती है जो घर का सारा काम करती है और खाना भी बनाती है। 2 महीने बाद रमा सुशीला के पास आती है। आओ आओ सत्यानाशी, कैसी बला मेरे गले में डाली तूने? सहेली है या दुश्मन? ये कल मुही ना तो कुछ काम करती है, ना ही घर में ज्यादा रहती है, बस शॉपिंग, घूमना। और मेरा बेटा रमेश, वो भी इसी की तरह हो गया है, वो भी मुझे टाइम नहीं देता है। मेरी क्या गलती है री? तूने तो कहा था ना मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो गोरी हो, पैसे वाली हो, जो खूब सारा पैसा लाए। तो बस मैंने तुझे वैसी ही ला दी। मैं मेरे बेटे सुरेश के लिए इससे भी खूबसूरत बहू लाऊंगी, इससे भी ज्यादा पैसे वाली और सारा सास की सेवा करने वाली। कुछ महीनों बाद सुरेश को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, जहाँ वो बहुत अच्छी पोस्ट पर लगता है। बेटा सुरेश, मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब मुझसे काम नहीं होता। बड़ी बहू तो रहने ना रहने के बराबर है। मुझे एक ख्याल रखने वाली बहू चाहिए। तू कहे तो मैं तेरे लिए एक लड़की देखना शुरू कर दूं? हाँ माँ, कर लूंगा शादी, पर अभी तो काम पर लगाओ, कुछ दिन रुक जाओ। ऐसा कहकर वो चला जाता है। कुछ दिनों बाद सुशीला उसके लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है और एक दिन सुरेश एक लड़की को अपने घर ले आता है। ये क्या सुरेश, ये किसे अपने साथ लाया है? तभी सुरेश अपनी माँ से कहता है, माँ, ये तुम्हारी बहू है, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, हमने शादी कर ली है, इसके माता पिता का देहांत हो गए और ये अकेली है, इसीलिए मैंने इससे शादी कर लिया। इसकी बातें सुन सुशीला तंग रह जाती है। ये क्या सुरेश, तू ये क्या लड़की उठा लाया है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तेरे लिए क्या क्या सपना सोच रखा था। मैंने तेरे लिए सोचा था कि तू सीमा से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की तेरे लिए लाऊंगी। वो अमीर नहीं भी हो तो क्या हुआ, लेकिन दिखने में तो खूबसूरत हो। ये तू किस तरह की लड़की उठा लाया है? ना ये दिखने में खूबसूरत है, ना अमीर है, ये तो काली कलौटी है। माँ, ये जो भी है वो अब तुम्हारी बहू है और मुझे ये पसंद है।
प्रिया बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और रोते रोते अपने रूम में चले जाती है। तभी सुशीला उसे एक नजर अच्छी नहीं देखती है, उससे सारे घर का काम कराती है, उससे खाना पकवाती है, उससे अपने पैर दबवाती है और बहुत सारा उसे परेशान करती है। सुरेश के आने के बाद इस तरह व्यवहार करती है जैसे वो उसकी बहू नहीं बेटी ही है। अरे काली कलोटी, तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहाँ पर टिकने दूंगी? मैं तुझे मेरे बेटे के दिल में से निकाल कर ही रहूंगी और उसके लिए एक सुंदर सी खूबसूरत सी लड़की लेकर आऊंगी। माँ जी, मैं आपके लिए कितना कुछ करती हूँ, आप जैसा मुझे कहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ। उसमें क्या हुआ, मैं गरीब हूँ, मैं काली, यही मेरी गलती है ना? हाँ, तू काली है, तू गरीब है, इसीलिए मुझे तू पसंद नहीं है। तूने मेरी बड़ी बहू को देखा है, वो कितनी खूबसूरत है और अमीर भी है। मैं 4 लोगों में उसे बता तो सकती हूँ ना, तू तो किसी को बताने के लायक भी नहीं है भी। प्रिया रोती रहती है। एक दिन वो मंदिर जाती है, माँ के सामने रो रो कर वो मन्नत करती है। हे देवी माँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं रंग रूप से काली सांवली हूँ, मैं सब काम करती हूँ घर का, फिर भी मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती। मैं अब क्या ऐसा करूं जो मेरी सास मुझे पसंद करने लग जाए? अब तुम ही मेरे लिए कुछ कीजिए। ऐसा कहकर वो मंदिर से निकलती है। तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत उसे मिलती है। प्रिया उसे कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं मंदिर तक जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं चला जा रहा, तुम मुझे वहाँ तक ले चलोगी? हाँ हाँ माँ जी, चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। प्रिया उस बूढ़ी औरत को जैसे ही मंदिर के पास तक लेकर जाती है, वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है और कहती है, तुम डरो नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं परी हूँ। मैं देवी माँ की मंदिर में पूजा के लिए आई थी। वहाँ पर मैंने तुम्हें देवी माँ से कहते हुए सुना कि तुम्हारी किस तरह से हालत करती है तुम्हारे साथ, और तुम्हारी जेठानी भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आई। ये क्या, आप ये मुझे क्या दे रही हो? प्रिया, ये एक जादुई फेस क्रीम है और ये एक जादुई अंगूठी है। फेस क्रीम जो तुम रोजाना रात में लगाकर सो तुम गोरी हो जाओगी, और ये जादुई अंगूठी है जो तुम जब भी तुम इसे पहनोगी तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होगी, हर वक्त पैसों में नहाओगी। परी प्रिया को एक जादुई फेस क्रीम देती है और साथ ही एक जादुई अंगूठी भी देती है जो प्रिया के बहुत काम आती है। तभी प्रिया परी से कहती है, शुक्रिया परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी है। प्रिया उस फेस क्रीम को लगाने पर बहुत ही खूबसूरत दिखने लग जाती है और उस अंगूठी को पहनकर उसे बिल्कुल भी कोई भी चीज की कमी नहीं होती है। वो हर वक्त पैसे में नहाती है। ये सब देखकर उसकी सास और उसकी बहू अचंभे में पड़ जाते हैं और उसके आगे सर झुका लेते हैं और प्रिया खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए जादुई सिक्के की कहानी। सरला एक बहुत ही दयालु थी। वो अपने छोटे से बेटे के साथ रहा करती थी। पति के देहांत के बाद उसे ही घर चलाना पड़ता था। वो रोजाना सब्जी बेचकर गुजारा करती थी। वो गांव में सबसे प्यार से रहा करती थी। गांव के सभी लोग उससे खुश रहा करते थे। वो सब्जी बेचने गांव के घर घर जाती थी। एक दिन सरला के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। अरे मुन्ना, तुझे तो बहुत बुखार है। चल मेरे प्यारे मुन्ना, मैं तुझे अस्पताल ले जाती हूँ। सरला मुन्ना को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे मुन्ने को बहुत तेज बुखार हुआ है, आप इसे देखिए। 1 मिनट, आप इसे टेबल पर डालिए, मैं देखता हूँ। डॉक्टर मुन्ना को चेक करने लगता है। देखिए, आपके मुन्ने को बहुत तेज बुखार है। मैं दवाई लिख देता हूँ, आप उसे पिला दीजिए और ये कुछ टेस्ट है, ये करवा लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। सरला मुन्ने को ले जाती है। घर जाकर दवाई देती है और डॉक्टर ने जो टेस्ट करने को कहा था
वो करवा लेती है। 2-3 दिन बाद वो रिपोर्ट ले जाकर डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर साहब, ये मेरे मुन्ने की रिपोर्ट है जो आपने लिख कर दी थी। डॉक्टर वो रिपोर्ट देखता है और सरला से कहता है, देखिए मैडम, आपके बेटे के दिल में छेद है और इसलिए आपको जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करना होगा, नहीं तो इसी तरह उसकी तबीयत बिगड़ती रहेगी। सरला ये सुनकर डर जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मैं सब्जी बेचती हूँ और मेरे मुन्ने के सिवा और कोई नहीं है मेरा। मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब? देखिए मैडम, आपको भर्ती तो करना ही होगा। सरकारी अस्पताल में शायद इतनी जल्दी इलाज शुरू ना कर पाए और आप इसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करती हो तो वहाँ एक नर्स सिर्फ आपके मुन्ने के लिए रहेगी, उसका खाने पीने का ख्याल रखेगी। आप अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा और उसका इलाज भी फौरन शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हो, मगर मैं इतने सारे रुपयों का कैसे इंतजाम कर पाऊंगी? मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ, कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? मैं मेरी फीस नहीं लूँगा, लेकिन आपको बाकी के पैसे का इंतज़ाम करना होगा और मुन्ने को जल्द से जल्द भर्ती करना होगा। सरला वहाँ से चली जाती है और पैसों का इंतजाम करने लगती है, पर इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। सभी गांव वालों से मदद मांगती है, लेकिन इतना पैसा नहीं जमा हो पाता है। वो रास्ते से जा रही होती है, तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। भिक्षाम दे। क्या हुआ माई, आज तुम बहुत उदास हो? बाबा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब ने उसे कहा है कि दिल में छेद हो गया है और जल्द से जल्द भर्ती करना पड़ेगा। मैंने गांव के सभी लोगों से मदद मांगी है, पर इतने पैसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? तभी साधु बाबा कहते हैं, माई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे परेशानी का समाधान करूंगा। तुम कल मेरे ध्यान करने वाली जगह पर सुबह आ जाओ, मैं कुछ कर दूंगा। सरला बहुत खुश होती है और अपने घर जाती है। रात को बेसब्री से सुबह का इंतजार करती है और सुबह सुबह साधु बाबा की गुफा में पहुंच जाती है। बाबा ध्यान में होते हैं। सरला गुफा में साधु बाबा के पास जाकर आवाज देती है, बाबा जी, मैं सरला, आपने मुझे बुलाया था ना? साधु बाबा अपनी आँख खोलते हैं और कहते हैं, हाँ माई, बैठो। सरला बैठ जाती है। तभी साधु बाबा उनकी झोली से एक सिक्का निकालते हैं और सरला को देते हुए कहते हैं, ये लो माई। ये क्या बाबा, ये तो एक सिक्का है, मुझे तो बहुत सारे पैसों की जरूरत है। तभी साधु बाबा सरला से कहते हैं, माई, ये मात्र एक सिक्का नहीं है, ये एक जादुई सिक्का है। ये आपके घर के आंगन में लगाओगी तो वहाँ एक पैसों का पेड़ उग जाएगा। क्या क्या बाबा जी, पैसों का पेड़? सरला बड़ी हैरानी से साधु बाबा से ये पूछती है। तभी साधु बाबा सरला से कहते हैं, हाँ, पैसों का पेड़, लेकिन याद रखो, इस सिक्के को रात के समय मिट्टी में गाड़ना होगा, तब ये मंत्र बोलना होगा, अगरा बगरा जादुई सिक्का, मन की सारी इच्छा पूरी कर जा। ये मंत्र बोलने से पेड़ निकल आएगा। अगरा बगरा जादुई पेड़, वापस तो सिक्का बन जा। और ये मंत्र बोलते ही पेड़ वापस सिक्के में बदल जाए। बस तुम्हें ये याद रहे, ये रात के समय ही करना होगा। जी जी बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगी। सरला वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कर लेती है। रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है, वो अपने आंगन में जाकर उस सिक्के को मिट्टी में गाड़ देती है और वो मंत्र कहती है, अगरा बगरा जादुई सिक्का, मन की सारी इच्छा पूरी कर जा। तभी वहाँ एक पैसों का भरा पेड़ निकल आता है।
सरला ये देख खुश हो जाती है और उस पेड़ से पैसे निकाल लेती है और फिर से वो मंत्र कहकर पेड़ को सिक्के में बदल देती है। ऐसे ही सरला को जब भी पैसों की जरूरत होती वो रोज सिक्के को पेड़ में बदल देती और पैसे लेने के बाद उसे सिक्के में बदल देती। सरला ने सब्जी भी बेचना छोड़ दिया था और अपना घर भी नया बना लिया था। दिन ब दिन वो कुछ नई चीज घर लाती और अपने मुन्ना को एक बड़ी स्कूल में डालती। ये सब देख उसकी पड़ोसन सोच में पड़ जाती है। सुनिए तो, सरला दिन पे दिन तरक्की करती जा रही है और सब्जी भी बेचना छोड़ दिया है। आपको नहीं लगता ये सब कैसे हो रहा है? हाँ बिल्कुल, बात तो तुम सही कह रही हो। पता नहीं क्या कैसे कर रही है तुम, उस पर नजर रखो। एक दिन रात के समय सरला जादुई सिक्के को आंगन में गाड़ने जाती है और मंत्र कहती है और वो पेड़ जो पैसों से भरा हुआ था उसे तोड़ने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन सब देख लेती है और जाकर अपने पति को बुलाती है। दोनों ये सब देख लेते हैं और एक योजना बनाते हैं। देखा आपने कैसे सरला ने पैसों का पेड़ उगाया और पैसे तोड़कर वापस सिक्का बना लिया। हाँ देखा मैंने, वो कुछ जादुई था। अगर हमारे पास भी ऐसा कुछ होता तो हम भी अमीर हो जाएंगे और कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मगर वो कुछ मंत्र कह रही थी ना? हाँ मुझे याद है। अगर हमें वो सिक्का किसी तरह मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्या तुम वो सिक्का सरला के घर से चुरा ले आओगी? हाँ जी, क्यों न, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। मैं चुटकी से वो चुरा ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम वो चुरा ले आओ, फिर अपना काम करेगी। सरला की पड़ोसन अगले दिन सरला के घर जाती है और उससे यहाँ वहाँ की बातें करती है। तभी उसकी नजर मंदिर में जाती है। वहाँ सिक्का भी रखा हुआ था जो पड़ोसन को चुराना था। तभी पड़ोसन सरला से कहती है, अरे सरला, जरा पानी तो देना। हाँ ले आती हूँ। सरला की पड़ोसन वो सिक्का वहाँ से चुरा ले आती है और वहाँ से भाग जाती है। घर पहुंचकर अपने पति को देती है। रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है दोनों अपने आंगन में आते हैं ये हो गया जी, अभी मंत्र बोलिए आप। और सिक्के को गाड़ते हैं। हाँ क्या था वो मंत्र? पड़ोसन का पति थोड़ा हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। काफी देर सोचने के बाद कहता है, अरे भाई क्या था वो? अगरा बगरा सिक्का जादुई, इच्छा मन की सारी पूरी कर जा। तभी वहाँ एक पेड़ निकल आता है और उस पर पैसे का नहीं बल्कि एक चप्पलों का पेड़ उगाता है। वो दोनों बहुत चौंक जाते हैं। तभी सारी चप्पलें एक एक करके दोनों के सर पर लगने लगती है और वो डर के घर में भाग जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। अगले दिन पड़ोसन वो सिक्का लेकर सरला के घर जाती है और उसे वो सिक्का लौटाते हुए कहती है, हमें माफ कर दो सरला, हमने तुम्हारा ये सिक्का चुराया था, पर हमें इससे पैसे नहीं बल्कि चप्पलें मिली और हमें सीख मिली है किसी की चीज चुराने से सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। चोरी करना बुरी बात है, मगर तुमने इस पर माफी मांगी है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।